स्टूडेंट्स, कल तक हम लोगों ने जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कंप्लीट कर ली थी। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एज वेल एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। नाउ अब हम मूव करेंगे टूवर्ड्स दी एटॉमिक रेडियाई। देखो, ये पहले हम बेसिक्स कर चुके हैं। मैं अब बेसिक्स पर बहुत फोकस नहीं करूँगा। जो हम कर चुके हैं उसके रीज़न पता कर चुके हैं कि वाइल मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई विल इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, ये हो चुका है। एंड वाइल मूविंग अक्रॉस द पीरियड द साइज विल डिक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नॉट न्यूक्लियर चार्ज बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, क्योंकि चार्ज भी बढ़ रहा है, रिपल्शन भी बढ़ रही है। दोनों में से जो फैक्टर मेन होगा उसे बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक, अब बस हमें यहाँ पर एक्सेप्शन ही करना है, फालतू इसमें कुछ नहीं है। मेन हमारा सब कुछ इसमें हो चुका था, वहाँ बेसिक्स ही था। इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग बेसिक में सब कुछ इंक्लूड हो चुका था। अब जो एक्सेप्शन है वो कहाँ पर आता है वो देख लेते हैं। देखिए, सेकंड पीरियड में पी ब्लॉक एलिमेंट में यहाँ पर एक्सेप्शन आएगा। हेयर इट इज़ बोरॉन, आफ्टर बोरॉन कार्बन, आफ्टर कार्बन नाइट्रोजन, आफ्टर नाइट्रोजन ऑक्सीजन, आफ्टर ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड देन नियॉन। ये एक आपके पास पी ब्लॉक के सेकंड पीरियड के मेंबर्स हैं, ये आपको आने चाहिए। मैक्सिमम एक्सेप्शंस इसी में से ही होती हैं। आगे आप जाओगे जब पढ़ोगे +1 में ही एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, देन यू विल सी ये जो पीरियड है सबसे मेन है। बाकी सब में चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। उसका रीज़न क्या है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ना अपने ग्रुप के फर्स्ट मेंबर हैं, और फर्स्ट मेंबर की प्रॉपर्टी हमेशा सबसे अलग होती है। जैसे मान लो किसी घर में 10 मेंबर्स हैं, तो कोई ना कोई एक मेंबर ऐसा होगा जिसका हर एक चीज़ बाकी मेंबर से अलग होगी। उसका बोलने का तरीका भी हो सकता है, ड्रेसिंग सेंस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही किसी भी ग्रुप में जो पहला मेंबर होगा, देखो ये एक्चुअल में सेकंड पीरियड बेशक है बट अपने ग्रुप का पहला ही मेंबर है, क्योंकि इसके ऊपर कोई मेंबर नहीं है। जैसे ये बोरोन है, इसके नीचे एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर जो है बाकी एलिमेंट आएंगे आपके। ऐसे ही कार्बन, नीचे बाकी एलिमेंट आते रहेंगे। इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी बाकी ग्रुप मेंबर्स से अलग होती है, क्योंकि इनका साइज़ बहुत स्मॉल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, वो डिस्कस करते हैं बाद में। मेनली इनकी प्रॉपर्टी अलग है। अब देखो एक्सेप्शन कहाँ पर आएगा, एक्सेप्शन यहाँ आएगा। कैसे, देखो बोरोन से आप मूव करो टूवर्ड्स कार्बन, साइज डिक्रीज होगा, होता भी है और होगा भी। क्यों होगा? क्योंकि शेल तो सेम है, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, मीन्स न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। सो विद द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज विल डिक्रीज। फिर आप कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ जाओगे तब भी साइज कम होगा, तब भी साइज कम होगा। लेकिन बस यहाँ, ऑल्दो हमने ये थोड़ा सा पहले डिस्कस किया हुआ बट अब डिटेल में करेंगे। नाइट्रोजन से जब जाओगे आप टूवर्ड्स द ऑक्सीजन, अब साइज डिक्रीज होने की बजाय थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज होगा। बहुत लार्ज अमाउंट में इंक्रीज नहीं होगा, स्लाइटली इंक्रीज होने वाला है। वाई? तो उसका रीज़न ये है, देखो इसको आप ऐसे मानो कि इन सब के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंटर होगा? पी में। ठीक है, ये बोरोन है तो यहाँ पी में 1 आ गया, कार्बन है पी में 2 चले गए, ये नाइट्रोजन है पी में 3 आ गए। ठीक, अब आप जब नाइट्रोजन के बाद इलेक्ट्रॉन फिल करोगे ऑक्सीजन में तो यहाँ पी में 4 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंटर कर जाएगा। ठीक, और इसको ऐसे मान लो जैसे ये पी था, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 हो गए। अब इसके बाद जब आपने एक और इलेक्ट्रॉन को एंटर किया, देखो क्या हो गया, यहाँ पर स्टार्ट क्या हो गया है, पेयरिंग होने स्टार्ट हो गई है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग हो गई। अब दोनों ही इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कैसा है? नेगेटिव। ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने से क्या है,
पी का साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि रिपल्शन हुई, इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे। साइज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ तक प्रेजेंट है, साइज कोई बाउंड्री नहीं है एटम के अंदर, ठीक है, कोई भी लाइन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। साइज का मतलब है इलेक्ट्रॉन कहाँ तक प्रेजेंट है। जैसे मैं कहूँ 10th क्लास स्कूल के अंदर, अब स्कूल में तो रूम है, बट रूम ना हो तो 10th क्लास कहाँ तक काउंट होगी। मान लो ग्राउंड में है, ग्राउंड, पूरे ग्राउंड में 10th क्लास ही है। अगर वो सब बच्चे मेरे से 5 मीटर दूर तक हैं तो मैं कहूँगा कि 5 मीटर तक 10th क्लास का जो है बाउंड्री है। बट वो पहुँच जाए दूर और दूर और दूर, तो जहाँ तक वो बच्चे हैं वहीं तक ही 10th क्लास की बाउंड्री काउंट होगी। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी वहीं तक काउंट होते हैं जहाँ तक वो न्यूक्लियस से दूर हैं। जब उनके बीच में रिपल्शन हुई, वो दूर हो गए, तो साइज जो है वो स्लाइटली इंक्रीज हुआ है। इसीलिए नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जाते हुए रिपल्शन की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। द साइज विल नॉट डिक्रीज और विल इंक्रीज ड्यू टू द स्लाइट डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू द रिपल्शन। ये इसका आंसर है, ठीक। एंड आफ्टर ऑक्सीजन टू फ्लोरीन, फिर दोबारा से वही ट्रेंड चलता है, साइज दोबारा से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब जो बात थी रिपल्शन वाली वो तो आ ही चुकी थी। मीन्स कि रिपल्शन इलेक्ट्रॉन्स में स्टार्ट हो गई। आपने अगर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर भी दिया तो अब रिपल्शन जो होनी थी स्टार्ट, वो तो हो ही चुकी है। एक और इलेक्ट्रॉन के आने से रिपल्शन तो हुई, बट उससे ज़्यादा क्या बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू द एडिशन ऑफ प्रोटॉन। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फिर उतना कम नहीं होता। मीन्स इनडायरेक्टली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगेन स्टार्ट्स टू इंक्रीज एंड द साइज विल स्टार्ट टू डिक्रीज, वो सेम रहता है, ठीक। तो ये एक एक्सेप्शन थी हमारे पास साइज के रिगार्डिंग। उसके बाद फिर हम डिस्कस कर चुके थे कटायन एनायन के लिए भी, कि किसी भी एटम का साइज उसके कटायन और अनायन के साथ उसका क्या रिलेशन होता है। तो पता है हमें कटायन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। मीन्स देखो यहाँ पर मैं अब आपकी पूरे चैप्टर की रिवीजन भी हो जाएगी। बेसिक तो अब कई जगह पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जितना बेसिक था वो वहाँ करवाना ज़रूरी था, तो मैं दोबारा रिपीट ही हो रहा है एक शॉर्ट वे में। कटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज, अनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज। जिस एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, कटायन। और कटायन जैसे ये सोडियम है, सोडियम के पास क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इनर शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। अब पॉजिटिव क्या बनता है, Na से क्या बनेगा, Na पॉजिटिव। मीन्स बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। अब इलेक्ट्रॉन लूज होने का मतलब है बाउंड्री ही खत्म हो गई, मतलब कि आप काउंट ही नहीं करोगे। अब आपके लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रह गई, यहाँ पर। तो अब ये रेडियस हो गया आपके लिए एटम का। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के जाने से शेल कम हो गया, और शेल कम होने से क्या है, साइज डिक्रीज हुआ। इसके अलावा इसमें न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ा है। आप काउंट कर सकते हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू दी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखो ये था ना जेड इफेक्टिव, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11। सोडियम में कितने प्रोटॉन्स हैं, 11, माइनस इनर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ओनली 2। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्लस 9, और यही जेड इफेक्टिव था कितना, सोडियम के लिए 11 प्रोटॉन माइनस। अब देखो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इनर शेल 10, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाज ओनली 1। तो यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत हाई है, यहाँ बहुत कम है। इसीलिए जब हमारे पास कटायन बनेगा तो उस जिस एटम से कटायन बनेगा उसका साइज़ कम हो जाएगा, और अनायन में इसका रिवर्स होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ऐड होने से रिपल्शन होगी उनके बीच में, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कम हो जाएगा, और साइज़ जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक। तो हमने यहाँ पर एटॉमिक साइज़ वाला कंसेप्ट भी कर लिया। अब जो चीज़ हमने पहले नहीं की थी इसमें, अब वो करते हैं डेफिनेशंस। व्हाट इज़ एटॉमिक रेडियाई, कि एटॉमिक रेडियाई होता क्या है। जैसे आपने मैथ में किया है रेडियाई, डेफिनेशन तो लगभग वही है। जैसे ये एटम है आपके पास,
ये आप चलो मान लो न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इस शेल में आ गया। ठीक, अब ये न्यूक्लियस का सेंटर है, न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के आउटर मोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस होगा उसे बोलेंगे एटॉमिक रेडियाई। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल इज़ नोन एज एटॉमिक रेडियाई, इसे हम एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। अब ये जो एटॉमिक रेडियाई है इसको कैलकुलेट करना एग्जैक्टली बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक रेडियाई को निकालने के लिए आपको एटम को अलग करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल काम है। दूसरी चीज़, एटम का साइज़ बहुत बहुत स्मॉल होता है, 1.2 एंगस्ट्रॉम मीन्स 1.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, 0.0000000012 मीटर, तो बहुत ही छोटा साइज़ होता है इसका। इसीलिए एटॉमिक रेडियाई को निकालना बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं है। अब देखो हमारे पास कई टाइप के कंपाउंड्स हैं, आपने 10th में पढ़ा भी होगा, कोवलेंट कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड, मेटालिक कंपाउंड भी पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो जब कंपाउंड, अब देखो हम साइज़ जो है ना वो एक्चुअल में एक एटम का नहीं, कंपाउंड में जो एटम्स हैं उनका निकाल लेते हैं। अब एक एटम का तो निकालना मुश्किल है, अब कंपाउंड में निकालोगे तो जिस कंपाउंड में निकाल रहे हो वो साइज उसके रिगार्डिंग ही वहाँ पर मेंशन होगा। जैसे आपने कोवलेंट कंपाउंड के एटम का रेडियाई निकाला तो उसको बोलेंगे कोवलेंट रेडियाई। आपने रेडियाई निकाला आयोनिक कंपाउंड का तो उसको कहेंगे आयोनिक रेडियाई। अब अगर वो निकाला है कटायन का तो कटायनिक रेडियाई, वो निकाला है आपने अनायन का तो अनायनिक रेडियाई। ऐसे ही मेटल के अंदर जो एटम्स जुड़े हुए हैं उनका जो निकालोगे रेडियाई वो क्या होगा, मेटालिक रेडियाई। अब मेटालिक मीन्स ये रेडियाई कैसे निकालते हैं, क्या इनकी डेफिनेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोवलेंट रेडियाई, नाउ इन 10th क्लास आपने पढ़ा होगा कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। कोवलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, जब दो एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन होना होता है। तो देखो कॉम्बिनेशन कभी भी, रिएक्शन कभी भी कब होगी, जब भी इलेक्ट्रॉन्स की इंटरचेंज होगा। इंटरचेंज का मतलब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो दूसरा गेन करेगा। अब एक ने लूज़ किया दूसरे ने गेन कर लिया, दोनों आपस में नज़दीक आ गए, उनकी रिएक्शन हो गई। मीन्स जब तक इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक रिएक्शन भी नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन के इन्वॉल्व होने पर ही रिएक्शन होती है, विदाउट इलेक्ट्रॉन रिएक्शन नहीं होगी। अब कोवलेंट क्या है, जब होती है शेयरिंग। शेयरिंग कैसे, देखो मान लो दो बच्चे हैं, दो स्टूडेंट्स हैं, एक के पास रेड पेन है, ठीक, और दूसरे के पास ब्लू पेन है। अब एक बच्चा मतलब ऑल्दो ऑन दैट डे दोनों ही पेन की ज़रूरत थी, रेड की भी ज़रूरत थी और ब्लू की भी ज़रूरत थी। अब एक बच्चा रेड घर भूल गया और एक ब्लू भूल गया। अब दोनों पहले तो क्या करेंगे, एक सेम बेंच पर आ जाएंगे क्योंकि उनको ज़रूरत है एक दूसरे की। मीन्स एटम्स जो हैं वो नज़दीक आ जाएंगे रिएक्शन करने के लिए। उसके बाद ये शेयरिंग करनी, देखो अब ये पॉसिबल नहीं है कि कोई बच्चा अपना एक रेड पेन दूसरे को दे दे। अगर उसने अपना रेड पेन ब्लू वाले को दिया तो फिर तो वो फेल हो जाएगा जो अपना पेन लूज़ कर रहा है। तो ये क्या करेंगे, एक कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। वो क्या करेंगे, ये बच्चे बैठे हुए हैं दोनों बेंच पर और दोनों ने अपने पेन यहाँ पर रख दिए, ब्लू वाला भी यहीं, रेड वाला भी यहाँ। बच्चे इधर बैठ गए और पेन जो है वो बीच में आ गए और इन्होंने अपना एग्रीमेंट किया है कि जब जिसको जिस पेन की ज़रूरत है वो ले ले। कभी आप रेड पेन ले लो तो मैं ब्लू ले लूँगा, जब मुझे लगेगा कि मुझे रेड की ज़रूरत है मैं ब्लू नीचे रख दूँगा, आप रेड छोड़ देना, मैं रेड एक्सेप्ट कर लूँगा। तो ये चलता रहेगा इस तरीके से, ये होती है शेयरिंग। तो ऐसे ही क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास हाइड्रोजन है, दो एटम आ गए हाइड्रोजन के, मीन्स दो स्टूडेंट आ गए हाइड्रोजन।
और जो हाइड्रोजन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन पता है हमें हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि H के पास एक ही शेल है और फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। तो हाइड्रोजन को रिक्वायरमेंट है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, बट हैं कितने, 1। तो ये बस इन्होंने आपस में शेयरिंग करनी है। ये इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ रख दिया, ये इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ रख दिया। अब बस इन दोनों ने आपस में क्या बना ली, बॉन्डिंग। और ये जो बॉन्डिंग बनी है कैसे बनी है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन इस H ने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, और ये कुछ ऐसे बनेगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन। और देखो भाई इसी 2 इन इलेक्ट्रॉन्स से बनेगा एक कोवलेंट बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। केमिस्ट्री में सब कुछ इलेक्ट्रॉन से ही फिक्स होता है। इन रियलिटी में सबसे लास्ट में बात क्या आती है, इलेक्ट्रॉन्स की। फिजिकल केमिस्ट्री में तो पूरा इलेक्ट्रॉन ही चलता है। तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब इनके बीच में क्या बन गया, एक बॉन्ड। और बॉन्ड वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्डिंग बनी है ना। अगर H को रिक्वायरमेंट ही ना होती इलेक्ट्रॉन की तो वो उसके पास क्यों जाता, उसके पास जाकर के बॉन्ड क्यों बनाता। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्डिंग बनी है। और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, एक बॉन्ड बन गया। हाँ, अगर इन्हें जरूरत होती 2 इलेक्ट्रॉन की तो ये क्या करते, ऑल्दो इनके पास है नहीं, बट ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते तो फिर होता डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड। अगर 3 शेयर करते तो 3 बॉन्ड, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने पर एक बॉन्ड बनेगा। ठीक, अब देखो ऑल्दो इसकी ज़रूरत थी नहीं यहाँ पर समझाने की, बट आगे भी आपका आने वाला है ये कंसेप्ट, तो जितना समझ लिया अच्छा है, क्योंकि उसके इसको समझने से बेनिफिट ये है कि जो मैं डायग्राम बनाऊंगा अब वो आपको समझ आएगा। देखो अब कोवलेंट में क्या होगा, एक एटम ये और एक एटम ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। ओवरलैप मीन्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। एक एटम ये है, एक ये है, ये ऐसे नहीं जुड़ेंगे, ये ऐसे आ जाएंगे। थोड़ा सा एरिया इनका आपस में शेयर हो गया, तो इतना एरिया शेयर हो गया तो क्या हुआ, अब इसका न्यूक्लियस का सेंटर यहाँ है और इसके न्यूक्लियस का सेंटर यहाँ है। इन दोनों के न्यूक्लियस को जोड़ दो और उसका हाफ निकाल लो। जो ये हाफ होगा इसे बोलेंगे कोवलेंट रेडियाई। तो व्हाट इज द डेफिनेशन, द हाफ डिस्टेंस between the center of 2 nuclei which are bonded by covalent bond। 2 एटम जो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उनके दो न्यूक्लियाई के सेंटर का जो हाफ डिस्टेंस होगा उसे क्या बोलते हैं, कोवलेंट रेडियाई। फिर कुछ बच्चे कहते हैं अगर कोवलेंट रेडियाई ये है तो एटॉमिक रेडियाई में फ़र्क क्या हो गया, फ़र्क है। देखो अगर ये दोनों एटम ये एक एटम का है एटॉमिक रेडियाई और यहाँ पर ये 2 एटम हैं और वो भी आपस में इसी तरीके से ओवरलैप किया हुआ है इन्होंने, इनका एरिया कम है। देखो कितना एरिया शेयर हो गया। अभी इसको और समझते हैं आगे, नेक्स्ट वाली टर्म से ये और क्लियर हो जाएगा। तो ये तो हुआ आपका कोवलेंट रेडियाई, इसको अभी रब नहीं करते। सेकंड है हमारे पास मेटालिक रेडियाई। अब जरा ध्यान देना, मेटालिक रेडियाई में क्या होगा, 2 मेटल के 2 एटम्स होंगे और ज़रा ध्यान देना ये हमेशा सेम ही होंगे, क्योंकि आयरन के मेटल में आयरन के ही एटम होंगे। ये पॉसिबल नहीं है कि आयरन के साथ में कॉपर का एटम होगा, नामुमकिन। अब इसमें क्या होगा, इनको ना ये आपस में कोई शेयरिंग नहीं करेंगे। मेटल के जो इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ते हैं वो मेटालिक बॉन्ड से जुड़ते हैं। मेटालिक बॉन्ड आपके पास +2 में आएगा। यहाँ मैं इसको इतना टाइम नहीं है डिस्कस करने के लिए, काफ़ी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसको कभी और डिस्कस करेंगे। मेटालिक बॉन्ड में इतना बस समझ लो अभी कि शेयरिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की। मेटालिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं होगी। तो जब शेयरिंग नहीं हुई ना तो एटम भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, बस जुड़े रहेंगे साथ में इसलिए क्योंकि उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है। अगर डिस्टेंस होता तो मेटल्स बहुत ही सॉफ्ट होती। अब मेटल हार्ड क्यों है, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है, क्योंकि उनके एटम्स जो हैं बिल्कुल साथ
में जुड़े हुए हैं, उनके बीच में बहुत ही कम स्पेस होता है, मैक्सिमम स्पेस उन्होंने कवर किया होता है। ठीक, अब कोई भी दो एटम मेटल वाले, ये ले लो, ये ले लो, ये कोई भी ले लो, मर्जी है आपकी, हम ये ले लेते हैं। इन दोनों के न्यूक्लियस के सेंटर को जोड़ दो और उनका जो है हाफ डिस्टेंस, गलत हो गया यहाँ पर, उसका जो है हाफ डिस्टेंस कर दो, उसे बोलते हैं मेटालिक रेडियाई। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मेटालिक रेडियाई? हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू मेटल्स और टू एटम्स ऑफ मेटल विच आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय मेटालिक बॉन्ड। मीन्स दो एटम जो कि एक दूसरे के साथ मेटालिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, उन दोनों के न्यूक्लियस के सेंटर का जो हाफ है उसे कहेंगे मेटालिक रेडियस। अब जरा ध्यान देना, देखो यहाँ अगर मैं इसे, देखो जरा इसको ऐसे समझो, ऐसे ये और ये कौन सा रेडियस हो गया? कोवलेंट। और ये रेडियस कैसा हो गया? मेटालिक। अब देखो इसमें, देखो इतना कॉमन एरिया हो गया, तो इसको लोगे तो यहाँ पर मेटालिक रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई कम आया है, क्योंकि कुछ एरिया दोनों का कॉमन हो गया, जबकि यहाँ और यहाँ के बीच में ये इतना आएगा, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू दी कोवलेंट। ठीक, अब इसके बाद थर्ड जो हमें डिस्कस करना है वो है आयोनिक रेडियाई। अब देखो भाई, आयोनिक कंपाउंड में एक कटायन होता है और एक अनायन, तो हमें दोनों रेडियाई अलग अलग लेने पड़ेंगे। दैट्स वाई व्हाट वी राइट, आयोनिक रेडियाई के लिए डेफिनेशन ये होती है डिस्टेंस। अब देखो हम उनका हाफ नहीं कर सकते क्योंकि कटायन का साइज़ अलग है, अनायन का साइज़ अलग है, उससे तो फिर आप दोनों का एक ही निकाल लोगे। मतलब आप चलो मान लो आपने कर भी दिया, चलो ठीक है, ये छोटा बड़ा है, आपने इसका हाफ करके निकाल भी दिया, बट अभी किसका है, कटायन का है या अनायन का है, पता चलेगा नहीं। तो हमें आयोनिक वाले में क्या है, कटायन और अनायन दोनों का अलग निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कटायन है और ये अनायन है, तो कुछ नहीं करना है आपको, बस कटायन के लिए क्या आएगा? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ कटायन टू द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द कटायन, और आयन मीन्स आयोनिक रेडियाई। आप छोड़ दो कटायन अनायन को, मेनली आयोनिक बात कर लो। आयोनिक रेडियाई क्या होगा? सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेकर के इलेक्ट्रॉन क्लाउड मीन्स जहाँ तक उस आयन के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जैसे डिस्कस किया था हमने कि ग्राउंड के अंदर जहाँ तक बच्चे बैठे हैं वहीं तक वो क्लास काउंट होगी। तो जहाँ तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उस आयन के, उसे कहेंगे हम दैट आयोनिक रेडियाई। इफ वी आर मेजरिंग इट एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस to the electron cloud of cation, it is known as cationic radii. And if we are measuring it as the distance from the center of the anion to the electron cloud of anion, it should be anionic radii। ठीक, और इसके बाद हमारे पास लास्ट वाला जो एक बचता है दैट इज़ वंडर वॉल रेडियाई। वो एक इन सबसे बिल्कुल अलग कंसेप्ट है, उसके लिए मुझे वंडर वॉल फोर्स भी समझाना पड़ेगा। वंडर वॉल एक मतलब काफ़ी चीज़ इसमें आएंगी, तो इसके लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। तो कल हम वंडर वॉल रेडियाई को डिस्कस करेंगे, वो एक अलग से कंसेप्ट आएगा आपका, और नेक्स्ट चैप्टर में ये 2-3 चैप्टर्स में काम आएगा। तो उसको मैं उन कंसेप्ट्स को कल यहीं पर ही डिस्कस करके साथ में फिर वंडर वॉल रेडियाई को भी कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं खाली वंडर वॉल रेडियाई ही लेता हूं तो वो क्रैमिंग हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा कि वंडर वॉल रेडियाई होता क्या है, याद करना पड़ेगा। तो कल हम वंडर वॉल रेडियाई को ही डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।